मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अरे हम लोग मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज कौन सी हम लोगों को सॉल्व करनी है? 3.5। हम लोगों को एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करनी है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से पढ़ो, हमेशा की लगे हम लोग ऑनलाइन नहीं, सामने हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जब हम आपको पढ़ाएंगे और आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो मैथ की बात दूसरी ही होगी समझने की, क्योंकि आनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो प्रॉब्लम हुआ करे उसे व्हाट्सएप पे भेज दिया करिए। आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही, मैम दोबारा समझा दीजिए हमको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1। हाँ, देख लीजिए, आपको बुक ना हो तो पीडीएफ जो हमने भेजा था उससे क्वेश्चन पहले नोट कर लिया करिए। बार बार हर वीडियो में ही हम समझाते हैं, क्योंकि मैथ बिना बुक के नहीं आ सकती। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण युग्मों को, अरे सॉरी बेटा, द्विघात समीकरण नहीं, रैखिक समीकरण है। द्विचर के हैं लेकिन रैखिक समीकरण युग्मों को देखिए कि किसमें अद्वितीय हल संभव है, किसमें अपरिमित अनेक हल होंगे, किसमें कोई हल नहीं होगा। अगर उसका हल संभव है, क्या है, अगर उसका हल संभव है तो उसे कौन सी विधि पढ़ना? आज हमें वज्र गुणन विधि। हम लोग दो कौन सी विधि पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में? एक विलोपन विधि पढ़ी, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी। आज हम लोगों को पढ़ना कौन सी विधि है? वज्र गुणनखंड विधि। नई विधि है, मन लगा के क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए, चेक करने के लिए सबसे क्या करते हैं? सबसे पहले समीकरण 1 में a1x प्लस b1y 1 है, ये b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर a1 बराबर x के साथ वाला a1 हो जाएगा तो 1 हो गया, b1 y के साथ वाला b1 होगा तो -3 हो गया, c1 बराबर -3, c1 अचर होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 x के साथ वाला a2 3 हो गया, y के साथ वाला b2 होगा -9 हो गया, अचर पद c2 होगा -2 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? a1 कहाँ से निकला? पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकले, ठीक है। दूसरे समीकरण से a2 b2 c2, x के साथ वाला a2 होता है, y के साथ वाला b2 होता है और अचर पद c2 होता है। निकालना समझ में आ गया? पिछले पूरी एक्सरसाइज 3 में हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब हमें क्या निकालना होता है? कंडीशन के हिसाब से a1/a2 निकालना होता है कि नहीं निकालना होता है? क्या निकालना होता है? a1/a2। a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो क्या हो जाएगा? 1/3। एक एक चीज़ क्लियर करते रहिएगा। b1/b2 -3/-9, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 9 कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 1/3 या 3 3 जा 9। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ा है। c1/c2 -3/-2, ठीक है। माइनस माइनस दोनों के क्या हो गए? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3/2। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? a1/a2 कैसे निकालते हैं, b1/b2 कैसे निकालते हैं, ठीक है, और c1/c2 तीनों निकाल लिया। पिछली एक्सरसाइज में ये तो सारा सेम था ना? था सेम कि नहीं था? अब a1/ शर्त क्या हमारी निकली? a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, दो बराबर हैं कि नहीं? a1/a2 और b1/b2, लेकिन c1/c2 हमारा बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। हमने सबसे पहले वाले वीडियो में आपको, जिसमें एक्सरसाइज 3 स्टार्ट की थी, सारी देखिए कंडीशन आपको बताई थी। ये कंडीशन कौन सी बताई थी? कि अगर डज नॉट इक्वल टू है तो कोई हल नहीं होगा, तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे, और अगर पहला ही नहीं बराबर है तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अब इसमें आप देखिए क्या है, दो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है। कौन सी शर्त संतुष्ट कर रहा है? अतः निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब कोई हल ही नहीं होगा आपका तो क्या इसे हल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हल नहीं है तो उसे सॉल्व कैसे होगा? x और y के मान कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं तक हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आई बात समझ में कि क्या करते हैं? चलिए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कोई हल निकले, तब समझ में आए कि वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है।
दूसरा इसी का पार्ट देखिए, हमारा क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1। ये c1 इस तरफ है तो इसे इस तरफ लाएंगे तो इधर आएगा, किस में आ जाएगा -5 बराबर कुछ ना बचेगा तो क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन 1। दूसरा लिखा इसी प्रकार दूसरे को भी इस तरफ लाएंगे, उधर जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को। आप समीकरण 1 की उसी प्रकार से तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर a1x के साथ वाला a1 तो a1 का मान 2, b1 का मान जब कुछ नहीं है तो 1 होता है, b1 का मान 1, c1 का मान -5। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 लेंगे। 2 की तुलना किससे कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान -8। दोनों मान उसी तरह निकाले लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब क्या करेंगे, a1/a2, a1 का मान 2, a2 का मान 3 तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, 1/2। बात आई समझ में कि नहीं आई। c1/c2, c1 का मान -5, c2 का मान -8 तो क्या हो जाएगा -5/8। देखिए क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये और ये क्या बराबर हैं, नहीं है। तो पहली चीज़ हमारे संतुष्ट करने लगी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये बराबर नहीं है तो इधर बढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होते कौन सी शर्त होती है, निकाय का एक अद्वितीय हल संभव है। बात आ गई समझ में कि इसके अद्वितीय हल संभव है। दूसरी कंडीशन थी कि पहली थी, पहली थी। ठीक है, उसमें देखिए फिर फार्मूले देखिएगा। जब ये आप लोग पढ़ा करिए ना वीडियो, तो पढ़ने के साथ साथ इसे कॉपी में नोट डाउन करते जाया करिए, लिखते जाया करिए वीडियो पास कर करके। तो उससे क्या होगा, आपको दोबारा वीडियो देखने नहीं पड़ेगा। जब आपको समझ में ना आए तो फिर से वीडियो खोलिए, आपके वीडियो सारे यूट्यूब में पड़े रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यूट्यूब में डाले जा रहे हैं कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसे समझें। चलिए अगला आगे देखते हैं क्या करना। असंभव है तो फिर इसको क्या करना होगा, इसको हम लोगों को उसे वज्र गुणन, कौन सी विधि बोला है, वज्र गुणन। वज्र गुणन बोल देखिए क्या होता है। ये जो हमारे समीकरण है, यही समीकरण जो यहाँ लिखे थे इनको हमने इधर साइड में लिख लिया ताकि लिखने में आसानी हो। ये जो समीकरण हैं इनसे y के मान से शुरू करते हैं। किस मान से शुरू करते हैं, y के मान से। फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सूत्र बेटा बहुत है आपकी किताब में। जितना बिना सूत्र के अगर समझ में आ जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जब सूत्र की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी तो सूत्र बताएंगे। ऐसे आपको सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए बन जाएगा। देखिए बस लिखने का क्रम ध्यान रखिएगा। y से शुरू करते हैं। y का मान 1, 2, ऊपर वाले में 1 है, नीचे वाले में 2, तो 1, 2 हो गया, लिख लिया। फिर अचर क्रम से चलते हैं, -5/-8। फिर x फिर इधर आ जाएंगे 2/3। फिर लास्ट में y से ही अंत होगा। क्या बात समझ में आई कि y से शुरू होगा और y से ही अंत होगा। 1/2। फिर से देखिएगा y का मान यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ठीक है, फिर अचर -5/8। फिर शुरुआत में आ गए 2/3। फिर y का मान 1/2, y से शुरू, y से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। पहला वाला 2 x होगा, फिर 2 y होगा, फिर अचर था इसलिए 1 होगा। ठीक है, x अपान कैसे लिखते हैं, क्रॉस गुणा। -8 एकम 8, -8, बीच में माइनस लगता है, 5 दूनी 10, -10। समझ में आई बात। बराबर y अपान इनका फिर क्रॉस गुणा, इधर का पहले इधर का कराते हैं, इधर का -15 है, बीच में माइनस लगता है, -16। ठीक है, फिर 1/2 दूनी 4, माइनस लगेगा, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए x अपान -8 + 10 हो जाएगा। ये देखिए लिखा है -8 + 10। फिर बराबर बीच बराबर लगता है, y अपान -15 + 16 हो जाएगा। ये देखिए लिखा है -15 + 16। फिर बराबर 1/4 - 3 होगा। ये लिख दिया 4/3। ठीक, 10 में 8 गया 2,
प्लस का ज़्यादा है इसलिए माइनस में हटा दिया, लग गया था। वाई अपान 16 में 15 गया, ये प्लस का ज़्यादा है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है आपकी। अब जो ये निकलता है इन दोनों को अचर के बराबर करते हैं। जब यक्स अपान 2 बराबर 1 अपान 1, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 2। जब वाई अपान 1 बराबर 1 अपान 1, वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। यक्स और वाई के मान आ गए। समझ में बात आई आप लोगों को कि नहीं आई? देखिए कुछ नहीं करना है, कितना आसान सा है। यहाँ तक तो वही हम लोगों को करना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ सिर्फ इतना करना है कि मान जो ये लिखना है ये कहाँ से लिखना है, ये लिखना है इधर से। इधर से क्या लिखना है, वाई से शुरू करना है। 1 2 -5 -8 फिर यक्स 2 3 1। दो दो को लेना है, 2 लेंगे यक्स के अपॉन में लिखेंगे, फिर 2 लेंगे वाई के अपॉन में लिखेंगे, फिर 2 लेंगे अचर लिखेंगे। क्रॉस गुणा कराना है -8, बीच में माइनस लगता है, गुणा कराए -10 आए। फिर क्रॉस गुणा कराना है 5 3 15 माइनस का, बीच में माइनस लगता है 8 दूनी 16 में। फिर क्रॉस गुणा कराना है 2 दूनी 4, 3 एकम 3, माइनस बीच में, तब बस सॉल्व कर। ठीक है, चलिए अगले दिन देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।